बच्चों, हम आज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में नया चैप्टर 6 चालू कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये है आपका लेक्चर 210। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट स्टोरी है रिचर्ड ईब्राइट के बारे में। रिचर्ड ईब्राइट जो हैं वो बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, तो उनके ऊपर स्टोरी है, उनके बचपन का इंसिडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। किस तरह से वो साइंटिस्ट बने, क्या उनमें क्या किस चीज़ की उनमें उत्सुकता जागरूकता होती थी, ये सब उसी में ही है, ये चैप्टर में यही है। ठीक है। एंड ये चैप्टर जो है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक है। सो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। सो स्टार्ट कैसे हो रहा है ये चैप्टर? At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. 22 साल की उम्र में किसके बारे में बात की जा रही है? रिचर्ड ईब्राइट के बारे में। 22 साल की उम्र में वो पहले स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके थे। स्काउट का मतलब सोल्जर टाइप होता है, जैसे ऐसे नहीं ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, ठीक है, सोल्जर वगैरह की ट्रेनिंग लेते हैं, वैसा कुछ। 22 की एज में, एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, मतलब पहले स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके थे। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद द न्यू थियोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। उन्होंने जो है पूरी दुनिया को हिला दिया, साइंटिफिक दुनिया को हिला दिया। कौन सी थियोरी से हिला दिया कि सेल्स कैसे काम करते हैं। Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of NAS। तो रिचर्ड एच ईब्राइट थे और उनका जो कॉलेज रूममेट था, ठीक है, रिचर्ड एच ईब्राइट और उनकी कॉलेज रूममेट था, उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन की सारी थियोरी प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस की। मतलब रिचर्ड एच ईब्राइट ने और उनके कॉलेज के रूममेट ने, मतलब जो उनका रूममेट था, उन्होंने एक थियोरी एक्सप्लेन की थी, एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का नाम था द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। मतलब ये ऐसा करके एक आर्टिकल लिखा था और उसमें सारी थियोरी एक्सप्लेन करी थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ये पहली बार ही था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ये पहली बार ही था कि इस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, मतलब ये जो साइंटिफिक जर्नल थी, ये पब्लिश हुई थी, कॉलेज स्टूडेंट्स का काम पब्लिश किया गया था, ये पहली बार ही हुआ था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। स्पोर्ट्स में क्या हुआ था? स्पोर्ट्स में 15 साल की उम्र में, इसका मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन की गई है कि भाई दो कॉलेज के लड़कों ने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा, कंपेयर किया गया कि स्पोर्ट्स में जब हम बड़ी बड़ी पारियां खेलते हैं, मतलब 15 साल की उम्र में एक कोई बहुत बड़ी इनिंग खेल ले, बिग लीग खेल ले, उसे कंपेयर किया गया है। ठीक है, एक बहुत बड़ी हिट, मतलब सेंचुरी वगैरह या डबल सेंचुरी मार दे पहली बारी से ही, वैसा कुछ कंपैरिजन किया गया है इस आर्टिकल को लिखने पे। ये कंपैरिजन है। ये वाली लाइन क्या है कि इतना बड़ा अचीवमेंट था, ये कंपैरिजन है। For Richard E. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. Richard E. Bright के लिए ये पहली बारी था जो उसने इतनी सारी अचीवमेंट्स की थी साइंस में। मतलब इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस। साइंस में जो इतनी सारी अचीवमेंट्स थी और बाकी फील्ड्स में भी। और ये सब कहाँ से चालू हुआ था? एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। ये सब बटरफ्लाइज से चालू हुआ था। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania। ठीक है, Ebright क्या था? Ebright इकलौता लड़का था जो कि कहाँ बड़ा हुआ था? नॉर्थ ऑफ रीडिंग में बड़ा हुआ था, पेनिसिल्वेनिया का। पेनिसिल्वेनिया में, नॉर्थ ऑफ रीडिंग में बड़ा हुआ था। और वो उधर बहुत कुछ कर नहीं सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंपेयर किया गया है बेसबॉल की मैच के साथ। ये लिखा हुआ है ना कि आप जैसे फुटबॉल या बेसबॉल में जैसे अचीव करते हो होम रन, इसी के साथ ही इनका अचीवमेंट कंपेयर किया गया है। रिचर्ड ईब्राइट के लिए ये पहला अचीवमेंट था। मतलब उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है पूरी लाइफ में, पर ये पहला अचीवमेंट था साइंस में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। कहाँ से चालू हुआ? ये बटरफ्लाई से चालू हुआ। An only child, Ebright grew up north of Reading,
पेनिसिल्वेनिया। सो यहाँ पे जगह का नाम लिखा हुआ है कि कहाँ बड़े हुए थे ये, पेनिसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग में बड़े हुए थे। वो वहाँ पे बहुत कुछ कर नहीं पाते थे। उन्होंने कहा आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और विद द टीम ऑफ वन बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। बोले वहाँ मैं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता था। मैं एक टीम में फुटबॉल ना एक टीम में बेसबॉल नहीं खेल सकता था, पर एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, चीज़ें इकट्ठी करना। ठीक है, देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। ठीक है, सो ही डिड एंड डिड ही एवर। सो ये करते रहे और करते रहे। किंडरगार्टन में उन्होंने चालू किया, बिगनिंग इन किंडरगार्टन ईब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। किंडरगार्टन से उन्होंने चालू किया, ईब्राइट ने क्या किया, बटरफ्लाइज कलेक्ट की, और वो किंडरगार्टन मतलब केजी से उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना चालू किया, और मतलब एकदम शिद्दत से करते थे वो। फिर रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स ये सब भी कलेक्ट किया करते थे, और फिर वो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर बने और वो पूरी रात को तारों की तरफ देखते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड। जब वो पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए तो उनमें एक उत्सुकता थी। ठीक है, उत्सुकता थी और ब्राइट दिमाग था। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनकी मम्मी भी थी जो कि उनके इंटरेस्ट लर्निंग में, उनके इंटरेस्ट को इनकरेज करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। उनकी मदर उनको ट्रिप्स पे ले जाती थी, टेलीस्कोप लेके देती थी, माइक्रोस्कोप लेके देती थी, कैमरा लेके देती थी, और माउंटिंग मटेरियल्स लेके देती थी, बाकी इक्विपमेंट्स लेके देती थी, और बहुत और तरह से भी मदद करती थी। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड से ही उनमें क्यूरियोसिटी थी, एक उनका दिमाग बहुत तेज था। उनकी एक माँ थी जो कि उनको इनकरेज करती थी। उनके मतलब पिता नहीं थे, सिर्फ माँ थी। उनको मतलब हर चीज़ जो एक बच्चे को डेवलप करने के लिए, उसका मेंटल डेवलपमेंट के लिए, एक बच्चे के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती थी, उनकी माँ वो सब उनको ला के देती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। His mother said, after that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. उसकी माँ बताती है कि मैं उसकी इकलौती दोस्त थी। कंपेनियन मतलब उसकी माँ बताती है मैं उसकी इकलौती दोस्त थी। उसने स्कूल नहीं चालू करा था, उससे पहले मैं उसकी इकलौती दोस्त थी। और उसके बाद वो फ्रेंड्स घर पे लाता था, पर रात को हम साथ में मिलके सारी चीज़ें करते थे। रिची जो था रिची वॉज माई होल लाइफ। रिची मेरी पूरी ज़िंदगी था। उसके फादर जब मर गए, ठीक है, जब उसके फादर मरे उसके बाद रिची मेरी पूरी ज़िंदगी था। सो रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, मतलब वो उस टाइम 3rd स्टैंडर्ड में था। रिचर्ड को उनकी माँ प्यार से रिची बोलती है, कह रही हैं कि मैं उनकी इकलौती कंपेनियन थी। फिर उसके बाद मैं उसके लिए घर पे फ्रेंड्स लाती थी, पर रात को हम साथ में काम करते थे, और रिची मेरी पूरी ज़िंदगी था। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वो और शी एंड हर सन मतलब वो उनकी माँ और उनका बेटा ऑलमोस्ट हर रोज़ डाइनिंग रूम टेबल में अपनी इवनिंग बिताते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। समझो रिचर्ड के पास कोई काम ना हो तो उसकी मदर उसके लिए काम ढूंढ देती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। कोई ऐसे काम नहीं कराती थी भारी, पर जिनसे उनको नॉलेज मिले वैसा काम देती थी। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। और वो रिचर्ड था, उसको ऐसे काम करने अच्छे लगते थे, उसको सीखना, उसको पढ़ना अच्छा लगता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। और वो पढ़ते गए और स्कूल में फिर अच्छे अच्छे रैंक भी लाते गए। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। ऑन एवरी डे थिंग्स मतलब जो बाकी रोज़ की जो चीज़ें होती थी वो किसी भी बच्चे की तरह ही होते थे। ठीक है, बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, जब वो 2nd
सेकेंड ग्रेड में आया, मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड में आया। ईब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। उन्होंने 25 तरह की बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी, 25 जातियां कलेक्ट कर ली थी। मतलब कलेक्शन करना चालू कब किया था? 6th स्टैंडर्ड से चालू किया था, पर और सेकेंड में, सॉरी 6th नहीं, KG से उन्होंने कलेक्ट करना चालू किया था, और सेकेंड स्टैंडर्ड में आते आते उन्होंने 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट की थी, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। ठीक है, that probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travel of Monarch 10। अब मतलब 25 जात की बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली थी, तो अब उन्हें लगा कि भाई अब ये एंड है, ठीक है, इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं बटरफ्लाई में। बट फिर उनकी मदर ने उनको एक बच्चों की किताब ला के दी। उस बच्चों की किताब का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। इस नाम की किताब उनकी मदर ने उनको ला के दी, रिचर्ड की मदर ने, जब उन्होंने 25 जात की कलेक्ट कर ली थी। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। वो बुक क्या बोलती थी कि दैट बुक विच टोल्ड, वो बुक क्या बोलती थी? हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। जो मोनार्च बटरफ्लाइज है, मोनार्च मतलब जो रानी होती है बटरफ्लाई में, वो किस तरह से सेंट्रल अमेरिका की तरफ जाती हैं। ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। सो ये इस किताब में, मतलब ये रिचर्ड ईब्राइट क्या थे? एक यंग कलेक्टर थे, मतलब एक जो कलेक्ट करने में इंटरेस्ट रखते थे। तो उनके लिए जैसे ये किताब पढ़ के इनके लिए ये जो साइंस की दुनिया ही खुल गई थी, ठीक है, साइंस की दुनिया उनके आगे खुल गई थी। नेक्स्ट पेज है 34 पेज। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। किताब की एंड थी, जो किताब उन्होंने पूरी पढ़ी, किताब के एंड में जो रीडर्स थे, मतलब जो किताब पढ़ते थे, उनको बुलाया जाता था कि आप भी स्टडी करो कि ये बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करती हैं, कि बटरफ्लाई क्यों एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती हैं। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक। डॉक्टर फेडरिक थे, वो कहते थे आप बटरफ्लाइज को टैग भी कर सकते हो, बटरफ्लाइज को आप बटरफ्लाइज किसी पर्टिकुलर बटरफ्लाई को आप ध्यान में रखते ये बता सकते हो। बाय डॉक्टर फेडरिक ए उर्क्यूहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। क्या नाम था? डॉक्टर फेडरिक ए यूर्क्यूहार्ट। कहाँ के थे? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो की यूनिवर्सिटी जो कि कनाडा में थी, ठीक है। ईब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्क्यूहार्ट। सो इनको डॉक्टर फ्रेडरिक अर्क्यूहार्ट को किसने चिट्ठी लिखी? ईब्राइट की मदर ने। और ईब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट अडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्स। अब वो क्या करते थे? ईब्राइट क्या करते थे? लाइट वाले टैग उनकी विंग्स पे लगाते थे। मोनार्च, जो मोनार्च बटरफ्लाई थी, जो रानी बटरफ्लाई थी, उनकी विंग्स पे लाइट वाले टैग्स लगा दिया करते थे जैसे वो चमके। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, कोई भी जिसको वो टैग्ड बटरफ्लाई दिखे तो वो उस टैग को डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को भेजने बोला जाता था। मतलब क्या होता था? जो मोनार्च बटरफ्लाई होती थी, जो रानी बटरफ्लाई होती थी, उनके पंखों पे एक चिपका दिया जाता था टैग, एक चमकीला टैग। फिर समझो उड़ के वो कहीं गई तो कहा जाता था कि आप डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को वो टैग बताओ कि वो कहाँ पहुँचा, ठीक है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर। तो ये जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन चला, द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। सो ये जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन चला, ये लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर, मतलब 6 हफ्ते तक चला था समर में। और ये रीडिंग प्लेस पे ही चला था, जहाँ पे वो रहते हैं, ईब्राइट रहते थे, उसी जगह पे 6 हफ्ते चला था समर में। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस दैम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। मतलब अगर आप उनको एक एक करके पकड़ोगे आप बहुत नहीं पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ईब्राइट वॉज टू रेस अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था ईब्राइट का? नेक्स्ट स्टेप फॉर ईब्राइट वॉज टू रेस अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। सो दूसरा स्टेप क्या था?
कि वो बटरफ्लाइज को रेस करें, मतलब बड़ा करें, झुंड में बड़ा करें. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in the basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. वो क्या करते थे, एक फीमेल मोनार्क पकड़ते, एक रानी पकड़ते थे बटरफ्लाई की, उसके एग से इकट्ठे करते थे और उसको कहाँ बड़ा करते थे, बेसमेंट में बड़ा करते थे. एग से कैटरपिलर और कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स. उसके बाद वो क्या करते थे, बटरफ्लाई के विंग्स में फिर से टैग लगाते थे और उन्हें उड़ने देते थे. बहुत सालों तक उनका जो बेसमेंट है वो थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स का, फॉर सेवरल ईयर्स इस बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, सालों तक वो उनका जो बेसमेंट था वो हजारों जो रानियां थी उनका घर बना रहा, अलग अलग जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उनमें. ठीक है. इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट चला गया, मतलब बटरफ्लाई को टैग करने का इंटरेस्ट चला गया. इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक. मतलब वो टैग लगा के तो उड़ा देते थे अपनी रानी को, जो बटरफ्लाई की रानी थी, पर बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलता नहीं था, सामने कोई इतना ध्यान नहीं देता था. सो ईब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड ओनली 2 बटरफ्लाई वर रिकैप्चर्ड. मतलब इतना सारा वो टैग लगा लगा के वो भेजते थे और सामने बोला जाता था कि आपको दिखे तो आप बोलना, सिर्फ वो वापस दो बटरफ्लाइज ही वापस पकड़ पाए. मतलब अंडे जमा करके बड़ी की फिर भेजी, मतलब बहुत मेहनत वाला काम था ये बटरफ्लाई कैच करने का. ठीक है. इसके बाद एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड. और दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड. और 75 माइल्स तक, मतलब वो बटरफ्लाई से 75 माइल्स भी आगे नहीं गई थी, 75 माइल्स के आगे भी नहीं गई थी. वो रहता था उसके 75 माइल्स के अंदर में ही वो मिल गई थी. सो इस तरह से उनका जो ये बटरफ्लाई का एक्सपीरियंस था वो ऐसा रहा. उन्होंने कलेक्शन किया, फिर लास्ट में वो तंग आ गए. पेज नंबर 35 पे. देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. इसके बाद उन्होंने एक कंपटीशन जैसा आप बोल सकते हो, 7th स्टैंडर्ड में उनको पता लगा कि सच में साइंस क्या है, जब उन्होंने एक साइंस फेयर में भाग लिया और वो हार गए. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. एक बहुत ही बुरा उनका एक्सपीरियंस था कि भाई वो बैठे थे और उन्हें कुछ नहीं मिला और बाकी जीत गए. Ebright said his entry was the slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiment, not simply make a neat display. Ebright ने क्या बोला, मैंने क्या किया था उस फेयर में, उस साइंस फेयर में मैंने जो दिया था, सबमिट किया था, उसमें जो फ्रॉग के टिश्यूज़ हैं उनकी स्लाइड्स थी, फ्रॉग के टिश्यूज़ की स्लाइड थी जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने शो की थी. उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो विनर्स हैं, विनर्स ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स. जो विनर्स थे उन्होंने सच में एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की थी और सिर्फ नॉट सिंपली अ नीट डिस्प्ले, मतलब खाली भाई उन्होंने क्या था, खाली स्लाइड प्रेजेंटेशन किया था फ्रॉग के टिश्यूज़ का. पर बाकी जो विनर्स थे, जो जीते थे, उन्होंने सच्ची में एक्सपेरिमेंट किए थे. इन्होंने सिर्फ डिस्प्ले किया था, ईब्राइट ने भाई दिखाई थी स्लाइड्स फ्रॉग की, पर इन्होंने सच्ची में एक्सपेरिमेंट किया था विनर्स में. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ईब्राइट वॉज अपियरिंग. जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी उनमें, जो रिचर्ड ईब्राइट को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी उनके अंदर, जो कॉम्पिटिशन की भावना थी, अब वो दिखने लगी थी. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. अब उनको एक बात समझ आ गई थी, अगर नेक्स्ट ईयर ये जो साइंस का मेला लगता है, विज्ञान मेला लगता है, काउंटी साइंस फेयर लगता है, तो मुझे भी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको सब्जेक्ट क्या था, वो सोचे थे किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करूँ. तो उन्होंने बचपन, मतलब केजी से ही इंसेक्ट्स की पढ़ाई की थी. उन्होंने, मतलब पढ़ाई इन द सेंस उन्होंने बटरफ्लाई को पूरा समझा था. So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiment. Those kept
Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. अब डॉक्टर उर्कुहार्ट को फिर से उन्होंने लेटर लिखा और पूछा कि भाई मैं इंसेक्ट से रिलेटेड क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ. सो डॉक्टर उर्कुहार्ट ने उनको बहुत सारे सजेशंस भेजे कि ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है. तो इस तरह से इतने सारे सजेशंस के बाद वो 12th स्टैंडर्ड तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे, हाई स्कूल तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे और प्राइजेस जीतते रहे. काउंटी प्रोजेक्ट्स में, इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में, सब में ये जो है प्रोजेक्ट्स प्राइज जीतते रहे. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. जब वो 8th स्टैंडर्ड में आए, उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट उठाया स्टडी करने के लिए. Ebright ने कोशिश करी फाइंड करने के लिए कि कौन सी वायरल डिजीज़ है. ठीक है, कौन सी वायरल डिजीज़ है जो कि सारे मोनार्च कैटरपिलर्स को मार देती है हर साल. कौन सी वायरल डिजीज़ है जो कि सारे मोनार्च कैटरपिलर्स को हर साल मार देती है. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. ठीक है, Ebright क्या है, Ebright ने सोचा कि ये डिजीज़ बीटल्स लाते हैं, मतलब बीटल्स से ये डिजीज़ इनको लगती है. He tried raising caterpillars in the presence of beetle. I didn't get any real results. So जब उन्होंने बीटल्स की प्रेजेंस में बटरफ्लाइज उगाई तो उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिली. बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन. पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि भाई बटरफ्लाइज क्यों वायरल डिजीज़ से मरती हैं हर साल. तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट किया वहाँ कि भाई पहले उनको लगा कि बीटल्स लाते हैं उनके लिए ये बीमारी. फिर उन्होंने कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में ही उगाया. कैटरपिलर्स मतलब ऐसे छोटे छोटे बटरफ्लाइज उगाए नहीं, पैदा किए. आई डिडेंट गेट एनी, तो उनको कोई रिजल्ट नहीं मिली. मतलब वो जो चीज़ वो कह रहे थे कि बीमारी उनसे आती है, उनको कुछ खास पता नहीं लगा. बट यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रेजेंट कर दिया और उन्हें विनर चुन लिया गया. ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया ना. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियोरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. अब उन्होंने नेक्स्ट साइंस फेयर प्रोजेक्ट में कौन सी थियोरी प्रेजेंट की. वो थियोरी का बेस था कि जो मोनार्क होती हैं, जो बटरफ्लाई रानियाँ होती हैं, उनको जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होते हैं वो कॉपी करते हैं. ठीक है, देखो ये मोनार्क बटरफ्लाई है, ये मोनार्क है, और ये है वाइसरॉय बटरफ्लाई. तो ये वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं. द थियोरी वॉज दैट वाइसरॉयज लुक्स लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. थियोरी क्या थी, जो वाइसरॉय लुक था, वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्क्स. ये जो वाइसरॉय होते हैं, ये वाइसरॉय मोनार्क की तरह दिखते हैं. ठीक है, वाइसरॉय लुक्स लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड्स टू बर्ड्स. तो वाइसरॉय मोनार्क की तरह दिखते हैं क्योंकि मोनार्च हैं, उनको मोनार्क का टेस्ट बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता. वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. जबकि वाइसरॉय मोनार्क्स हैं, उनको बर्ड्स खाना ज़्यादा पसंद करती हैं. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर बिकम अ बर्ड्स डिनर. मतलब क्या इन्होंने इसमें क्या निष्कर्ष निकाला कि अगर देखो ऊपर वाली कौन है, मोनार्क है, और नीचे वाली क्या है, वाइसरॉय है. ठीक है, सो ये बटरफ्लाई बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती है, ये बटरफ्लाई बहुत अच्छी लगती है. तो ये देखो, इसमें देखो पंखों का डिफरेंस है थोड़ा सा. अगर ये थोड़ी इसकी तरह दिखेगी तो बर्ड इसको नहीं खाएगा, बर्ड को, क्योंकि इसका टेस्ट पसंद नहीं है. तो उसने निष्कर्ष क्या निकाला हमारे रिचर्ड ईब्राइट ने कि भाई वो जितनी ज़्यादा दिखेगी वैसी उतनी ज़्यादा वो बर्ड्स को पसंद नहीं आएगी. Viceroys on the other hand do taste good to birds, so the more they look like monarchs the less likely. Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. अब उनका प्रोजेक्ट का बेस क्या था, थीम क्या था कि क्या ये जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स इन मोनार्क को खाती हैं, क्या बर्ड्स इन मोनार्क को खाती हैं. He found that a starling would not eat ordinary bird food. उन्होंने क्या पाया कि देखो, तो स्टारलिंग का मतलब एक बर्ड होती है, एक छोटी सी बर्ड होती है. तो उसने क्या देखा कि वो जो छोटी सी बर्ड है वो जैसे नॉर्मल बर्ड्स खाती हैं वैसे नहीं खाती है, वो सारे मोनार्क्स खा जाती है.
देखो हमने क्या पढ़ा था कि बर्ड्स को मोनार्क पसंद नहीं है, पर एक स्टारलिंग जाति होती है बर्ड की, उसको मोनार्क ही पसंद है। ठीक है, उसने ये सारा स्टडी किया, रिचर्ड ईब्राइट ने। ईब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शो दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी मोनार्क। जो ईब्राइट थे उन्होंने देखा कि भाई जो वाइसरॉयज हैं वो मोनार्क को कॉपी करते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। सो ये प्रोजेक्ट पहले कहाँ रखा गया? जूलॉजी डिवीजन में रखा गया। जूलॉजी डिवीजन मतलब रिलेटेड टू एनिमल्स, जो साइंस में साइंस स्ट्रीम होती है, सो उसमें जूलॉजी डिवीजन वो रिलेटेड टू ऑल एनिमल्स वगैरह हम उसकी स्टडी करते हैं, फ्रॉग्स वगैरह की। सो वो उस डिवीजन में रखा गया और फिर यही प्रोजेक्ट थर्ड नंबर आया काउंटी साइंस फेयर में। ठीक है, सो अब जब वो दूसरे साल में आए अपने हाई स्कूल में, दूसरे साल में इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अभी भी उन्होंने जो अपना टॉपिक था वो किससे बना के रखा था? उनका टॉपिक अभी भी क्या था? इंसेक्ट्स ही था। ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट्स में उनको सक्सेस मिली थी। तो जब वो हाई स्कूल के अपने दूसरे ईयर में थे, ठीक है, हाई स्कूल इन सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के जो दूसरे ईयर में थे, तो रिचर्ड ईब्राइट ने क्या किया था? रिचर्ड ईब्राइट ने रिसर्च बिगेन की थी, रिसर्च चालू की थी, जो जिसमें उन्होंने इंसेक्ट हार्मोन ढूंढा था। ठीक है, एक इंसेक्ट हार्मोन ढूंढा था और इसी से ही इनको जो नई थियोरी ऑन लाइफ ऑफ सेल्स में कि उन्होंने नई थियोरी भी पाई थी। ठीक है, सो सेकेंड ईयर जो हाई स्कूल का सेकेंड ईयर था, रिचर्ड ईब्राइट ने रिसर्च चालू की थी जिससे उन्होंने डिस्कवरी की थी एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। जो वो क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे थे वो सिंपल था। क्या था कि जो मोनार्क प्यूपा होता है, मतलब जो मोनार्क होती हैं उनका उसका जो प्यूपा मतलब वो छोटा सा जो वो भी पैदा ही होता है, छोटा होता है। सो मोनार्क प्यूपा पे वो जो छोटे छोटे 12 गोल्ड स्पॉट्स थे वो क्यों होते हैं? सो एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। सबको लगा कि ये जो 12 स्पॉट्स होते हैं गोल्ड के वो खाली शो के हैं। ईब्राइट सेड बट डॉक्टर रिकर डिडंट बिलीव इट। पर जो उर्क्यूहार्ट है वो नहीं माने। To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that spots were producing a hormone necessary for a butterfly's full development. तो जब ईब्राइट के साथ एक और इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने जब ये पूरा स्टडी किया कि इनके शरीर पे जो मोनार्क होते हैं उनके जो शरीर पे 12 गोल्ड स्पॉट्स क्यों होते हैं, तो पता लगा कि हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इन 12 गोल्ड स्पॉट से हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिससे बटरफ्लाई का पूरा डेवलपमेंट होता है, बॉडी का पूरा डेवलपमेंट होता है। दिस प्रोजेक्ट वन ईब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। तो ये जो प्रोजेक्ट था इसमें ईब्राइट को काउंटी फेयर में पहला इनाम मिला एंड एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इसी से ही वो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे उनको एंट्री मिली। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी। वहाँ पे उनको थर्ड नंबर आया जूलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ठीक है, उधर उनको तीसरा स्थान मिला जूलॉजी में। देयर ही वन द थर्ड प्लेस। ठीक है, देयर ही वन द थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी। उनको जूलॉजी में तीसरा स्थान मिला। उनको चांस मिला वर्क करने का, मतलब ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी। एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का भी मौका मिला। कहाँ पे? वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में। ठीक है, सो वहाँ जीतने के उनको एंट्री मिली और वहाँ पे थर्ड प्लेस मतलब थर्ड रैंक आया उनका, और उसके बाद उनको इस लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला।
मतलब जहाँ पे इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है। सो उस लेबोरेटरी में उनको काम करने का मौका मिला। कहाँ पे आई ये लेबोरेटरी? वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये नाम था उस इंस्टीट्यूट का। सो उस इंस्टीट्यूट में उन्हें काम करने का मौका मिला इस डिवीज़न में। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। तो जैसे जैसे वो आगे पढ़ते गए उन्होंने अपने ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे मोनार्क प्यूपा पे वो चालू रखे। That year his project won first place at International Science Fair and gave him another chance to work in Army laboratory during summer. फिर से उनको उसी साल फिर से फर्स्ट प्राइज मिला और उन्हें फिर एक और चांस मिला आर्मी लेबोरेटरी समर में वहाँ काम करने का। In his senior year, he went a step further. He grew cells from monarch's wings in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. तो आगे जाके सीनियर ईयर मतलब आगे जाके वो एक और कदम आगे बढ़े। ही वेंट अ स्टेप फर्दर, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई। उन्होंने सेल्स उगाए, मोनार्क की विंग से एक सेल्स उगाए मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके, और उन्होंने दिखाया कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते जाएंगे और डेवलप होंगे नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में अगर ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अगर उन्हें ये गोल्ड स्पॉट्स वाला हार्मोन दिया जाएगा तो ही वो सेल डेवलप होंगे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया कि हार्मोन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ये उन्होंने शो किया। दैट प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट इंटरनेशनल फेयर। सो ये जो इनका ये प्रोजेक्ट था इसको भी फर्स्ट प्राइज मिला। He spent the summer after graduation doing further work at the army and at the laboratory of the US Department of Agriculture. उन्होंने जो उनकी समर थी ग्रेजुएशन के बाद उनकी समर थी, उन्होंने आगे काम करने में आर्मी लेबोरेटरी में काम करने में बिताई और लेबोरेटरी में जो एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने अपनी समर कहाँ बिताई? ग्रेजुएशन के बाद आर्मी लेबोरेटरी में काम करते बिताई और लेबोरेटरी में US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में बिताई। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ई ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अब आगे फिर दूसरी समर में भी जो आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो उनका पहला साल था, ई ब्राइट फिर लेबोरेटरी में गए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की और ज़्यादा काम किया हार्मोन्स पे, ठीक है, जो गोल्ड स्पॉट के हार्मोन्स पे उस पर ज़्यादा काम किया। लेबोरेटरी के इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से वो आइडेंटिफाई कर पाए हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर। वहाँ पे जो लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मतलब इतने ज़्यादा डेवलप थे कि वो और ज़्यादा स्टडी कर पाए हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, मतलब एक डेढ़ साल के बाद जब वो जूनियर ईयर में आए, ई ब्राइट को आइडिया आई सेल लाइफ की नई थियोरी के बारे में। और वो कब आई ये आइडिया? जब वो एक्सरे फोटोज पे देख रहे थे ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन। जब वो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के फोटोज पे के एक्सरे को देख रहे थे तो ई ब्राइट को नई आइडिया आई। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, जब उन्होंने वो फोटोज देखे, ई ब्राइट ने चिल्लाया नहीं यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स एंड द फोटोज गिव द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल्स। मतलब जब वो एक्सरे को देख रहे थे, उन्हें जब हार्मोन का एक्सरे का स्ट्रक्चर उन्होंने स्टडी किया, उन्हें केमिकल ऐसा मिला, तो वो चिल्लाए नहीं उस टाइम। मतलब हम जीतते हैं, हम कैसे चिल्लाते हैं, वो चिल्लाए नहीं। तो उन्होंने बिलीव किया। तो उनको क्या बिलीव हुआ? उनको बिलीव हुआ कि इंसेक्ट की इस फाइंडिंग के साथ, मतलब जो इंसेक्ट के हार्मोन की ये जो बात उन्होंने पता की, फोटोज ने एक और आंसर दिया। क्या आंसर दिया? जो बायोलॉजी के पजल होते हैं उसका आंसर किया। मतलब यहाँ इन्होंने क्या, हाउ द सेल कैन रीड, मतलब जो सेल होते हैं, सेल किस तरह से डीएनए को पढ़ते हैं, मतलब सेल किस तरह से डीएनए को पकड़ते हैं, उनको इसका आंसर मिला। ठीक है,
मतलब वो स्टडी क्या कर रहे थे, वो तो स्पॉट्स में हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे मोनार्क प्यूपा के। पर इनको मिल क्या गया, इनको ये मिला कि भाई जो सेल होते हैं किस तरह से वो रीड कर सकते हैं डीएनए को। डीएनए क्या है, अब डीएनए आपको साइंस में पता है, डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए क्या है, सेल के न्यूक्लियस में ऐसा सब्सटेंस होता है जो हेरिडिटी कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सो इससे क्या डिटरमाइन होता है, सेल का फंक्शन डिटरमाइन होता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। तो मतलब ब्लूप्रिंट मतलब डीएनए एक कहते हैं ना, एक स्केच है, हमारी जिंदगी का एक स्केच है, ठीक है। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all the night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. जो ईब्राइट थे और उनका जो कॉलेज रूममेट था जेम्स आर वोंग, उन्होंने क्या किया, ईब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट, पूरी रात उन्होंने काम किया, पिक्चर्स ड्रॉ की और प्लास्टिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए मॉलिक्यूल्स के। क्या शो करने के लिए कि वो कैसे हो सकता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। फिर उन्होंने लेटर लिखा कि जिसमें वो थ्योरी पूरी एक्सप्लेन की गई। फिर से देखो, ईब्राइट और उनका जो कॉलेज रूममेट था जो उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करता था, उसका नाम था जेम्स आर वोंग। उन्होंने पूरी रात बैठ के पिक्चर ड्रॉ की और प्लास्टिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए मॉलिक्यूल्स दिखाने के लिए कि वो ऐसा हो कैसे सकता है, मतलब किस तरह से डीएनए सेल कैसे कंट्रोल करता है डीएनए को। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और फिर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी किया इस थ्योरी को। सरप्राइजिंग, नो वन वुड हु न्यू हिम, रिचर्ड ईब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। जो रिचर्ड ईब्राइट को जानते नहीं है उनके लिए सरप्राइज होगा कि रिचर्ड ईब्राइट ने ग्रेजुएट किया कहाँ से, हार्वर्ड से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हाईएस्ट ऑनर्स के साथ। हाईएस्ट ऑनर्स मतलब उनको एक बड़ी डिग्री मिली थी। सेकेंड इन इज क्लास ऑफ 1510। कितने जनों की क्लास थी ये, 1500 लोगों की क्लास में, 1500 लोगों की क्लास में रिचर्ड ईब्राइट ने 1510 लोगों में से सेकेंड नंबर आए वो। Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. Ebright क्या बने, Ebright आगे जाके एक ग्रेजुएट स्टूडेंट बने, रिसर्चर बने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। मतलब कम लोगों को ही पता है कि हार्वर्ड में उनको बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां मिली और वो जो जिस क्लास के वो थे उसमें वो सेकेंड आए थे 1500 लोगों की क्लास में। और फिर वो अपनी और एक्सपेरिमेंट्स करने लगे थियोरियाँ अपनी प्रूव करने के लिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर वो थ्योरी करेक्ट प्रूव होती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। अगर वो थ्योरी करेक्ट प्रूव होती है तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा जो लाइफ को समझ पाएगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेस। सो इससे और भी नई नई आइडियाज़ मिलेंगी जिसमें हम पता कर पाएंगे कि कैंसर को कैसे रोका जा सकता है और बाकी डिसीजेस को कैसे रोका जा सकता है। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ईब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सब पॉसिबल क्यों होगा, क्योंकि जो ईब्राइट है वो क्यूरियस थे, मतलब उनको उत्सुकता थी। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. So उन्होंने जो आगे जाके रिसर्च की थी, हाई स्कूल की जो रिसर्च की थी जिसमें वो मोनार्च प्यूपा के स्पॉट्स की पढ़ाई करना चाहते थे, इससे उनको जो सेल लाइफ की थ्योरी थी उसके बारे में और मतलब वो और इन्फॉर्म कर पाए। ठीक है, अब फिर से देखो ये चैप्टर आपको आज यहाँ तक रीड करना है। फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में, पेज 37 के यहाँ तक आपको आज रीड करना है। देखें, साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट स्टोरी का नाम है और रिचर्ड ईब्राइट के बारे में है। रिचर्ड ईब्राइट जो थे बचपन से ही उनको बटरफ्लाइज के प्रति प्यार था। उनकी जो मदर थी उनके जो फादर थे 3rd स्टैंडर्ड में वो गुजर गए थे, उनकी मदर ने उन्हें पाला था और वो दोनों एक दूसरे की दुनिया थे।
उनकी मदर ने ये किताब लाके दी थी इनको, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। उसके बाद से उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट आया। उसके बाद वो अलग अलग जगह पे अप्लाई करने लगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में वो ज्वाइन हुए, मतलब अलग अलग साइंस फेयर में इनाम उनको मिलने लगा। ठीक है, फिर इस तरह से, और फिर आगे जाके उन्होंने फिर ये मोनार्च और वाइसरॉय के बीच का डिफरेंस भी बताया। फिर उन्होंने हार्मोन्स भी स्टडी किए कि भाई प्यूपा मोनार्च क्या जो हार्मोन्स होते हैं क्यों होते हैं। पहले बोला गया शो के लिए, फिर बताया गया कि नहीं नहीं ये तो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये करते करते उन्होंने डीएनए भी फाइंड कर दिया, सेल का डीएनए फाइंड कर दिया। सो इस तरह से मतलब फिर उन्होंने अपने एक रूममेट के साथ, कॉलेज मेट के साथ, जेम्स आर वोंग नाम था, उसकी मदद से उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, सो इस तरह से उन्होंने सेल लाइफ के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर टुडे। आप यहाँ तक रीड करेंगे और मुझे मैसेज करेंगे कि वी हैव रेड इट प्रॉपरली। थैंक यू।